everyone. I hope everyone is doing good. We are back here with your chapter 6, that is Anatomy of Flowering Plants part 2. So today we are going to finish this chapter finally with the Anatomy of Flowers. Okay. तो हमने अराउंड तुम्हारे क्वेश्चंस अटेंड किए थे एंड हमने कहा था कि इसमें 4 चीज़ें आने वाली है. अबाउट द टिश्यू सिस्टम हमने पढ़ना था, देन मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स के बारे में पढ़ना था, है ना. और हमने डिस्कस किया लास्ट सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में. ठीक है, अब हमने आई थिंक प्लांट्स पे बात की थी तो हमने टिश्यूज़ पढ़ लिए थे. ठीक है, प्राइमरी, मेरिस्टेमेटिक, उनके हमने पार्ट्स पढ़े, राइट. तो आई होप यू आर क्लियर. अब हमने मोनोकॉट स्टेम डाइकॉट के बारे में भी पढ़ा था. डाइकॉट प्लांट्स, उसकी स्टेम, रूट, लीफ कैसे होते हैं, उसके कुछ फीचर्स होते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, अगर आपको डायग्राम्स, एनाटमी या मोफोलॉजी हो, अगर आपको उसकी डायग्राम पता है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ना चैप्टर वहीं पे ख़त्म हो जाता है. तो ना आपको अगर डायग्राम याद रहेगी तो इट इज़ ईजी टू गिव आंसर्स. ठीक है, सो इट इज़ रियली वेरी ईजी कि आप वहीं से बता सकते हैं कि अच्छा ये लेयर इसके बाहर होती है, ये अंदर की लेयर होती है. तो आपके लिए आंसर देना ईजी हो जाता है इफ़ यू रिमेंबर द डायग्राम. अगर आप डायग्राम को रिमेंबर करके एक उसके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे या उसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. आज हम नेक्स्ट और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. हमने डाइकॉट के प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया. अब हम मोनोकॉट प्लांट्स के बारे में और सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे. किसके बारे में? मोनोकॉट प्लांट्स के बारे में और सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में. फाइन, ठीक है, लेट्स मूव ऑन. आई थिंक हमने 19 क्वेश्चन तक कर लिया था. सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम को क्या बोला जाता है हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज पिथ, राइट. चलिए अब चलते हैं 20th क्वेश्चन पे. अब आ गया हमारे मोनोकॉट पे क्वेश्चंस होंगे. लेट्स स्टार्ट विद दैट. द लेयर जस्ट बिलो द एपिडर्मिस इन अ मोनोकॉट स्टेम is called as A. hypodermis, B. vascular bundles, C. endodermis or D. parenchyma. You have to tell me the answer कि जो एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है. उसको बोलते हैं A. hypodermis. I'll show you the diagram और फिर मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम के बीच में डिफरेंस क्या है. ठीक है, एक दो ही डिफरेंस है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. ओके, ये थी तुम्हारी पिक्चर ऑफ द डाइकॉट स्टेम. ठीक है, अभी मैं डाइकॉट स्टेम की बात कर रही हूँ, पर जो तुम्हारे मोनोकॉट में भी उसमें भी सेम होता है. इसमें एक ही चीज़ है, अगर आपको ये डायग्राम याद हो जाएगी इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर. अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि एक टिपिकल जो स्टेम होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये तो सबको पता है. ठीक है, एंड इसके पास क्या होता है, और ये बेसिकली क्या होता है, इसके पास क्यूटिकल होते हैं. ठीक है, ट्राइकोम्स होते हैं और क्या होता है, फ्यू स्टोमेटा होता है जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, ये आ गया एपिडर्मिस की. ठीक है, उसके बाद आता है कॉर्टेक्स लेयर. कौन सी लेयर आती है? कॉर्टेक्स. उसके पास क्या क्या होता है? हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस. ओके, और तुम्हारा क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है. फाइन. अब हाइपोडर्मिस की जो बात करें, अब मैंने क्या क्वेश्चन था कि एपिडर्मिस के नीचे लेयर कौन सी होती है, अंदर वाली जो ये पर्पल लेयर है वो क्या है, हाइपोडर्मिस है. अब ये जो हाइपोडर्मिस होता है क्या है, हाइपोडर्मिस क्या करता है, ये तुम्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है एक तरह का. फाइन. और इसमें कौन से सेल्स होते हैं, कोलेनकाइमाइटिस सेल्स होते हैं. इन द केस ऑफ डाइकॉट सेम स्ट्रक्चर होता है ऑलमोस्ट. ठीक है, ये अभी मैं डाइकॉट की बात कर रही हूँ. ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा, हाइपोडर्मिस के अंदर ही ना एक पेरेन्काइमाइटिस लेयर होती है, अगर आप देख सकते हैं. ठीक है, वाइट कलर की आपको पेरेन्काइमाइटिस लेयर दिखेगी. ठीक है, और इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो क्या होती है, एंडोडर्मिस की. किसकी होती है? एंडोडर्मिस की. फाइन. फिर उसके बाद आ गया, फिर हमने कहा था कि जो सेल्स होते हैं एंडोडर्मिस के वो रिच किसके होते हैं, स्टार्च ग्रेन होती. क्या होती है उसमें? स्टार्च ग्रेन. और उसके बारे में ही हमने पढ़ा था
कि उसको स्टार्च शीट भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? स्टार्च शीट। ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। यहीं से आपको मैं एक मोनोकॉट स्टेम के बारे में बताऊंगी, इसलिए बोला है, ठीक है। फिर पेरिसाइकिल आ गया। पेरिसाइकिल जो होता है वो स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है। किससे बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा सेल से बना होता है। फाइन। फिर उसके बाद अंदर मेडुलरी सेल्स आ गए, ठीक है। अब ये रेडली प्लेस्ड होते हैं पेनकाइमल सेल्स के और इन बिटवीन द वैस्कुलर बंडल्स। ये जो होता है ग्रीन पार्ट, ये वैस्कुलर बंडल्स के बीच में होते हैं, ओके। और इसमें क्या होता है, जो डाइकॉट में होता है, डाइकॉट में जो तुम्हारे वैस्कुलर बंडल्स हैं वो कैसे होते हैं? कॉन्जॉइंट होते हैं, ओपन होते हैं, विथ एंडार्च, और ये हमेशा रिंग के अंदर होते हैं। फाइन। और जो पित्त है वो ऑक्युपाई करता है सेंट्रल प्लेस ऑफ द स्टेम, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। अब मोनोकॉट का हम यहीं से समझ लेते हैं कि मोनोकॉट स्टेम कैसे होती है। जो मोनोकॉट स्टेम होती है उसका भी क्या होता है? हाइपोडर्मिस क्या होता है? स्क्लेरेनकामाइटस होता है। हाँ, जो हाइपोडर्मिस है वो क्या होता है? स्क्लेरेनकामाइटस। पर इसके केस में क्या था? डाइकॉट के केस में वो क्या था? कोलेनकामाइटस था। इसमें कोलेनकामाइटस सेल्स थे, जबकि मोनोकॉट में क्या होते हैं? स्क्लेरेनकामाइटस होते हैं। फाइन। और लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। इसके जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं ना वो ऐसे स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। और इसके पास भी एक बंडल शीथ होती है और पेरेन्काइमाइटिस ग्राउंड टिश्यू होता है। बस इसके जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं मोनोकॉट के, वो क्या होते हैं? वो कॉन्जॉइंट होते हैं और क्लोज्ड होते हैं। जबकि डाइकॉट में क्या था? वो कॉन्जॉइंट होते हैं और क्या होते हैं? ओपन होते हैं। ये क्या होंगे? क्लोज होंगे, ओके। और इसके जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं मोनोकॉट के केस में वो क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं और ये सेंट्रली लोकेटेड होते हैं। फाइन। वैस्कुलर बंडल आपको ऐसे दिखेगा। इसमें जो फेलन पैरेन्काइमा है वो एब्सेंट होता है। फेलन पैरेन्काइमा जो होता है वो एब्सेंट होता है इन द केस ऑफ मोनोकॉट। बाकी उसमें भी एपिडर्मिस की लेयर होती है, पेरेन्काइमा हो गया, पित्त हो गया, ये सब कुछ सेम ही होता है उसमें, ठीक है। बस हाइपोडर्मिस यहाँ पे कोलेनकामाइटिस होता है और मोनोकॉट के केस में क्या होता है? स्क्लेरेनकामाइटिस होता है। इसमें जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो ओपन होती हैं, उसमें क्या होती हैं? क्लोज्ड होती हैं। सिर्फ एक दो ही डिफरेंसेस हैं, यू नीड टू रिमेंबर, ओके। फाइन। तो ये है जो लेयर जस्ट बिलो द एपिडर्मिस को भी क्या कहा जाता है? ए मोनोकॉट ही कहा जाता है। सो बस आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए कि कहाँ पे होते हैं, कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, क्यूटिकल होता है नहीं होता, तो बंडल शीट कैसी होती है, पेरेन्काइमा है, कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यू शुड नो अबाउट दैट्स इट, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मोनोकॉट स्टेम? अब मोनोकॉट स्टेम के बारे में कौन सी चीज करेक्ट नहीं है? In a monocot stem, the vascular bundles are scattered. More than one conjoined vascular bundle is present. Cambium is absent and cortex is present. Okay? तो अब ये आपको चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इसमें क्या अलग है, ओके। सो डी इज योर इनकरेक्ट वन। जो कॉर्टेक्स है वो एब्सेंट होता है मोनोकॉट में, कैम्बियम एब्सेंट होता है, दिस इज ट्रू। कैम्बियम नहीं होता है इन अ मोनोकॉट स्टेम। मोर देन वन कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल होता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, दिस इज ऑल्सो ट्रू। बट डी कॉर्टेक्स इज एब्सेंट, ओके। Okay, let's move on to the next question. Hypodermis of the monocot stem is made of A. sclerenchymatous cells, B. parenchymatic cells, C. collenchymatic cells और D. chlorenchymatic cells. किसके बने होते हैं हाइपोडर्मिस? अभी मैंने तुम्हें दोनों में डिफ्रेंशिएट करके बताया है। करेक्ट आंसर इज A. sclerenchymatous cells. जो तुम्हारा डाइकॉट स्टेम होता है वो किसका बना होता है? ऑफ द कोलेनकाइमाइटिक सेल्स, जो डाइकॉट्स होता है, ठीक है।
डाइकॉट स्टेम। और जो तुम्हारी मोनोकॉट स्टेम होती है वो किससे बनी होती है, उसमें हाइपोडर्मस बना होता है ऑफ द स्क्लेरेनकाइटस सेल्स। दिस इज द मेन डिफरेंस, यू शुड नो अबाउट इट। चले नेक्स्ट, which among the following is incorrect about the vascular bundles of monocot stem? There are more than one vascular bundle present. Their vascular bundle are of open type. They are scattered. They are surrounded by sclerenchymatous bundle sheath. कौन सी चीज गलत है इसमें? सो बी इज द रॉन्ग वन। मोर देन वन वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, ये तो पता ही है। स्कैटर्ड फॉर्म में वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, ये भी हमने पढ़ा। स्क्लेरेनकाइटस बंडल शीट होती है, ये भी पढ़ा। पर वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो क्लोज टाइप होते हैं। जो ओपन टाइप होते हैं वो किस में होते हैं? इन योर डाइकॉट स्टेम। किसमें? डाइकॉट स्टेम में ओपन टाइप होता है। क्लोज टाइप जो होता है वो मोनोकॉट स्टेम में होता है। ठीक है, सो बी इज योर इनकरेक्ट वन। चले नेक्स्ट, अब आगे सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं तो सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है, यू शुड नो अबाउट इट। ओके, तो उन्होंने बोला कि सेकेंडरी ग्रोथ इज ड्यू टू ए कैम्बियम, बी अपाइकल मेरिस्टियम, सी इंटरकैलरी मेरिस्टियम और डी पेरेन्काइमा। ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट वन? जो करेक्ट वन इज ए कैम्बियम। जब हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं तो सेकेंडरी ग्रोथ होती क्या है? इसमें क्या होता है? इंक्रीज इन गर्थ ऑफ अ प्लांट बॉडी। गर्थ का मतलब क्या होता है? डायामीटर इंक्रीज होना। ठीक है, एक प्लांट बॉडी का जब डायामीटर इंक्रीज होता है उसको कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। लेंथ इंक्रीज होना वो होती है तुम्हारी प्राइमरी ग्रोथ। जब लेंथ इंक्रीज होती है तो प्राइमरी ग्रोथ पे तुम्हारी लेंथ इंक्रीज होती है। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो इंक्रीज करती है गर्थ को, तुम्हारे डायामीटर को इंक्रीज करती है। जो प्लांट का डायामीटर होगा, चौड़ापन जिसको कहते हैं, वो इंक्रीज करता है। तो उसकी हेल्प कौन करता है? कैम्बियम करता है। ठीक है, कौन करता है? कैम्बियम। ए इज योर करेक्ट आंसर। अब जो तुम्हारे टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ में, यू शुड नो दैट एक को कहा जाता है वैस्कुलर कैम्बियम और दूसरा होता है कॉक कैम्बियम। ठीक है, ये वैस्कुलर एंड कॉक, दीज आर द टू थिंग्स यू शुड नो। ठीक है, चले नेक्स्ट, 25th क्वेश्चन। In a woody dicotyledonous tree, which of the following parts will mainly consist of primary tissues? जब हम एक वुडी, एक डाइकॉट ट्री होगा, ठीक है, जब हम डाइकॉट ट्री की बात कर रहे हैं, कौन से पार्ट्स मेनली कंसिस्ट करेंगे ऑफ प्राइमरी टिश्यूज? प्राइमरी टिश्यूज के अंडर क्या आता है? ए शूट टिप्स एंड रूट टिप्स, बी फ्लावर फ्रूट्स एंड लीव्स, सी रूट एंड स्टेम और डी ऑल द पार्ट्स। ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर इज बी, फ्लावर फ्रूट्स एंड लीव्स। जो फ्लावर फ्रूट्स एंड लीव है ये तुम्हारे प्राइमरी टिश्यूज हैं। ठीक है, जो प्राइमरी टिश्यूज में क्या आते हैं? तुम्हारे फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव्स। ठीक है, देखो जो तुम्हारी इंक्रीज होती है, जब हम गर्थ की इंक्रीज की, गर्थ ऑफ स्टेम को क्या बोलते हैं? एंड रूट, जो जब इंक्रीज होता है ऑफ द ग्रोथ इन स्टेम एंड रूट की जब बात करते हैं, है ना, तो उसकी एक्टिविटी किससे होती है? लेटरल मेरिस्टियम से होती है ना। लेटरल मेरिस्टियम ही होता है ना जो कॉज कर रहा होता है, यही कॉज करता है सेकेंडरी ग्रोथ, राइट। जो टिश्यू प्रोड्यूस्ड होता है बाय सेकेंडरी ग्रोथ उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी टिश्यू। और जो रिमेनिंग टिश्यू होता है उसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी टिश्यू। ठीक है, जब जब डायामीटर इंक्रीज करना है तो लेटरल मेरिस्टियम करता है। ओके, जो तुम्हारे ये जो फ्लावर फ्रूट्स एंड लीव्स होते हैं ये किससे बने होते हैं? प्राइमरी टिश्यू से बनते हैं। किससे बनते हैं? प्राइमरी टिश्यू से बनते हैं। हेंस सो दे आर कॉल्ड एज द प्राइमरी टिश्यूज। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो लेटरल मेरिस्टियम से होती है। ओके, सो विच इज द करेक्ट आंसर? बी, फ्लावर फ्रूट्स एंड लीव्स।
चले नेक्स्ट. इन अ रिंग गर्डल्ड प्लांट द शूट डाइज फर्स्ट, द रूट डाइज फर्स्ट, neither shoot nor root dies, the root and the shoot dies together. तो आपको बताना है एक रिंग गर्डल्ड है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले किसकी डेथ होगी. अब गर्डलिंग क्या होता है, रिंग, देखो एक प्लांट है, ठीक है, इसमें क्या होता है रिंग गर्डलिंग, गर्डलिंग का मतलब होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है ना, एक पूरी स्ट्रिप जो होती है, अब मैंने सेंटर से ना, ये तुम्हारा प्लांट है, थोड़ा सॉरी तुम्हारा ये एक ट्री है, ठीक है, इसका मैं क्या करूंगी, सेंटर से जब मैं इसकी एक कंप्लीट स्ट्रिप, मतलब सारी जगह से इसका एक स्ट्रिप जो होगा उसको रिमूव करूंगी एंटायर सर्कमफ्रेंस से, मतलब पूरा आगे पीछे सारी जगह से इसका एक पार्ट रिमूव करूंगी वुडी प्लांट से, उसको कहा जाता है गर्डलिंग. तो उन्होंने कहा जब हम एक गर्डलिंग जो होगा एक पूरे ट्री से, जब एक प्लांट से हम एक रिंग गर्डलिंग मतलब निकाल देते हैं पार्ट, तो क्या होगा, ऊपर का पार्ट की डेथ होगी, रूट की होगी, शूट या दोनों में से किसी की डेथ नहीं होगी, या दोनों इकट्ठे की डेथ होगी. तो यू हैव टू टेल मी दैट. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द रूट डाइज फर्स्ट. ठीक है, अब तुम्हें पता होगा जो फिलोम होता है, ठीक है, जो फिल्म होता है उसका क्या काम होता है, वो कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स को, है ना, जो न्यूट्रिएंट्स बने होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो कहाँ लेके जाता है, लीव से लेके जाता है टूवर्ड्स द रूट, है ना. अब क्या होगा, अगर हम वो पाथ ही कट हो जाएगा, अगर ये रूट है और सॉरी ये प्लांट है और इसका ये पार्ट ही कट हो गया है, तो नीचे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रूट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे. तो इनिशियली क्या होगा, रूट की डेथ हो जाएगी. ठीक है, जब रूट की डेथ होगी, सबसे पहले रूट की डेथ होगी, फिर उसके बाद एंटायर प्लांट की डेथ होगी. पर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले रूट डाइज फर्स्ट. क्यों, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स नीचे पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि गर्डलिंग हो चुकी है. और जो फिल्म होता है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू नीचे लीव से रूट्स में जाता है, तो खाना पहुंच ही नहीं पाएगा, तो रूट की डेथ हो जाएगी. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. फाइन, चले नेक्स्ट. Casparian strips occur in A. cortex, B. endodermis, C. epidermis और D. pericycle. जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती हैं वो किस में प्रेजेंट होती हैं, ए कॉर्टेक्स, बी एंडोडर्मिस, सी एपिडर्मिस और डी पेरिसाइकल. सो योर करेक्ट आंसर इज बी एंडोडर्मिस. ओके फाइन. अब जब हम एक कैस्पेरियन स्ट्रिप की बात करते हैं, अगर हम एक डाइकॉट रूट की बात करेंगे, फाइन, तो डाइकॉट रूट में एक आउटरमोस्ट लेयर होती है, फिर एक कॉर्टेक्स की लेयर होती है, फिर उसके बाद आती है एंडोडर्मिस की लेयर. ठीक है, जब हम एंडोडर्मिस लेयर की बात करते हैं ना, तो क्या होता है, वो क्या होती है, इनरमोस्ट लेयर होती है, इट इज़ अ इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स. फाइन, एक ये चीज़ तो तुम्हें पता है ना. इसमें क्या होता है, एक सिंगल लेयर होती है, किसकी, सिंगल लेयर होती है ऑफ द बैरेट शेप्ड सेल्स विद इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है. ठीक है, एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है. फाइन, अब इसमें क्या होते हैं, इसमें टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल्स होते हैं एंडोडर्मल सेल्स की. ठीक है, एंड सेल्स हैव अ डिपोजिशन ऑफ वाटर. ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ वाटर होता है जो इम्पर्मिएबल होता है. और इसके पास क्या होता है, एक वैक्सी स्ट्रिप होती है. ठीक है, एक वैक्सी मटेरियल होता है इसके अंदर, इसके अंदर ही एक वैक्सी मटेरियल होता है जिसको क्या कहते हैं, सबरिन कहा जाता है. क्या बोला जाता है, सबरिन बोला जाता है. फाइन, एंड ये जो होती हैं ये फॉर्म करती हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. क्या फॉर्म करती हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. और ये हेल्प क्या करती हैं, ये रेगुलेट करती हैं बेसिकली एंट्री ऑफ वाटर को एंड मिनरल्स इनटू द वैस्कुलर टिश्यू. ठीक है, तो ये बेसिकली काम क्या करती हैं, वाटर और मिनरल जो होता है वैस्कुलर टिश्यू में उनकी एंट्री करवाती हैं. फाइन,
सो इट इज प्रेजेंट विद इन द एंडोडर्मिस। अगर आप डाइकोट रूट का एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आपको उसमें पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द कॉमन बॉटल कॉक इज अ प्रोडक्ट ऑफ। जो कॉमन बॉटल का जो कॉक होता है वो किसका प्रोडक्ट है? ए जाइलम का, बी फेलोजेन, सी डोमेटोजेन और डी वैस्कुलर कैम्बियम। आपने बॉटल कॉक्स तो देखी होंगी, ठीक है, वो किससे बनता है? सो द करेक्ट आंसर इज बी फेलोजेन। ठीक है, जो फेलोजेन के सेल्स होते हैं ना, ठीक है, वो कंसिस्ट करते हैं डिपॉजिट्स ऑफ सब्रेन। ठीक है, जो सब्रेन होता है ना ये वाटर इम्पर्वियस होता है, मतलब ये वाटर को ये वाटर इम्पर्वियस होता है, मतलब वाटर को अलाउ नहीं करता कि ये पास कर सके। ठीक है, डजेंट अलाउ। एक तो पानी को अलाउ नहीं करता, ब्योएंट होता है, मतलब इसकी टेंडेंसी होती है कि फ्लोट कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात है कि ये फायर रेजिस्टेंट होता है, जो फेलोजेन की बात हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से एक फेलोजेन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है बॉटल कॉक बनाने के लिए। ठीक है, दैट इज वाई फेलोजेन इज यूज टू मेक अ बॉटल कॉक। ओके, अगर जब आप एक सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे होंगे, है ना, आपने उसमें कॉक कैम्बियम पढ़ा और एक वैस्कुलर कैम्बियम होता है, राइट, ये दो टाइप के होते हैं। तो जब आप कॉक कैम्बियम पढ़ेंगे उसी के अंडर ये तीन तरह के फेलोजेन आपको वो दिखेगा। ठीक है, सो फर्स्टली यू नीड टू नो अबाउट इट। उसमें ही फेलोजेन होता है, फेलम होता है, ठीक है, और फेलोडर्म होता है। ये टुगेदर बनाते हैं पेरिडर्म। फाइन, ठीक है, सो ये कॉक कैम्बियम का ही पार्ट है। बी इज योर करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम के बारे में कौन सी चीज ठीक नहीं है? ए, cells on the outer side of the cambial ring differentiate into secondary phylum. Cells on the inner side of the cambial ring differentiate into secondary xylem. Among the secondary phylum produced is more than that of the secondary xylem, and vascular cambium is an example of meristematic tissue. आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो आपका इनकरेक्ट कौन सा है? दैट इज सी। अमाउंट जो होता है सेकेंडरी फाइलम का प्रोड्यूस्ड इज मोर देन दैट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम, जबकि ये वाइस वर्स है, इसमें जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली सेकेंडरी फाइलम के। ओके, सो दिस इज द इनकरेक्ट वन। बाकी जो वैस्कुलर कैम्बियम के बारे में बताया गया है इट इज ऑल करेक्ट। फाइन, अब जब हम वैस्कुलर कैम्बियम की बात करते हैं, ठीक है, अब क्या होता है, तुम्हारी एक प्राइमरी स्टेज जब चल रही होती है ना, उसमें एक लेयर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ये तो तुम्हें पता ही है। अब ये ना जो मेरिस्टेमेटिक की टिश्यू की लेयर होती है ना, वो ना सैंडविच हो जाती है इन बिटवीन जाइलम एंड फाइलम के बीच में। ठीक है, ये फाइलम की लेयर है, ये जाइलम की, और बीच में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। पर ये क्या होते हैं, पैचेस की तरह आती है। ठीक है, अब इस टिश्यू को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? वैस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या फॉर्म करता है? कैम्बियल रिंग फॉर्म करता है, एक रिंग्स होती हैं वो फॉर्म करता है। ओके, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। अब जो सेल्स होते हैं आउटर साइड ऑफ द कैम्बियल रिंग के, जो कैम्बियल रिंग के बाहर वाले होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं सेकेंडरी फाइलम की तरह, और अंदर वाले होते हैं डिफ्रेंशिएट है सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, और जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली सेकेंडरी फाइलम के लिए, और जो वैस्कुलर कैम्बियम है वो एग्जाम्पल है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। अभी मैंने बोला कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सैंडविच होता है इन बिटवीन दीज। ओके, सो C1 इज द रॉन्ग वन। ओके, चले आगे। सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए फिलम, बी फेलोडर्म, सी सेकेंडरी जाइलम और डी सेकेंडरी फिलम। तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स को और क्या बोला जाता है?
जो तुम्हारा सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, सो विच इज योर करेक्ट आंसर? बी, फेलोडर्म। ठीक है, अब जो ये है कॉक कैम्बियम का ही पार्ट है, ठीक है, जो एक सेकेंडरी ग्रोथ करता है। अब कॉक कैम्बियम क्या होता है? ये लेटरल मेरिस्टियम है, ठीक है, एंड सेकेंडरी होता है ओरिजिन में, ठीक है, ये कॉर्टिकल जोन से बनता है। कॉक कैम्बियम का दूसरा नाम क्या है? फेलोजेन। क्या है? फेलोजेन। और ये बहुत ज़्यादा थिक होता है, ठीक है। जो फेलोजेन, जो इसके आउटर सेल्स होते हैं, ठीक है, जो इसके आउटर सेल्स होंगे वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इनटू फेलम, ठीक है, और इनर सेल्स जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इनटू फेलोडर्म, या इसको क्या बोला जाता है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ओके, ये चीज़ें याद रखनी है। और इन तीनों की लेयर जो फेलम, फेलोडर्म और फेलोजेन की बनती है उसको क्या बोलते हैं? पेरिडर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेरिडर्म। फाइन, so B is your correct answer. Next, which among the following describes bark? A, phylum and xylem. B, epidermis and parenchymatic cells. C, everything outside the vascular cambium including the secondary phylum. Or D, pith. Which describes it best? So your correct answer is C. Everything outside the vascular cambium including the secondary phylum, ठीक है। जो बाक होता है ना, वो बेसिकली जो भी चीज़ वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर होगी, जो इंक्लूडिंग द सेकेंडरी फाइलम, वो उसमें और क्या होता है? पेरिडर्मिस। मतलब जो तुम्हारी पेरिडर्मिस होगी, मतलब फेलोजेन, फेलोडर्म, ठीक है, ये सारी लेयर्स, पेरिडर्म की भी लेयर हो गई, ठीक है। तुम्हारा सेकेंडरी कॉर्टेक्स हो गया, कॉक कैम्बियम हो गया, ये सब कुछ बाक के अंडर आता है। फाइन, next, the wood that grows in the winter due to inactive cambium is called as A, early wood, B, hardwood, C, sapwood और D, autumn wood। जो wood जो grow करता है winter में due to inactive cambium, उसको क्या बोला जाता है? It is called as D, autumn wood। क्या बोलते हैं उसको? autumn wood बोलते हैं, ठीक है। जो ये तुम्हारा स्प्रिंग वुड है, ऑटम वुड है, हार्ड वुड है ना, ये ट्रेड्स ऑफ वुड होते हैं, ठीक है। एक स्प्रिंग एंड ऑटम होता है, एक सैप वुड होता है, ये सारे डिफरेंट टाइप्स के वुड होते हैं, ठीक है। अभी एक जो होता है, जो अर्ली वुड होता है, वो तुम्हारा क्या होता है? स्प्रिंग वुड होता है। क्या होता है? स्प्रिंग वुड होता है। अभी हम बात करेंगे अबाउट द ऑटम वुड की बाद में। इसमें जो तुम्हारा कैम्बियम होता है ना, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वो लेस एक्टिव होती है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है? लेस क्वांटिटी ऑफ वुड प्रोड्यूस होता है, मतलब जो वुड होगा वो लेस क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसमें जो वुड होती है ना, वो डार्कर होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? नैरो, क्या होता है इसमें? तुम्हारा जो नैरो एंड स्मॉल जाइलम होता है, ठीक है। जो तुम्हारा जाइलम होगा वो नैरो और स्मॉल होगा, ठीक है। और वॉल्स जो होंगी बहुत थिक होती हैं। इसको कहा जाता है लेट, लेट वुड कहा जाता है, या क्या कहा जाता है? ऑटम वुड कहते हैं, ठीक है। लेट वुड या ऑटम वुड कहते हैं। फाइन, अब अर्ली वुड या स्प्रिंग वुड जो होता है उसकी बात करेंगे। तो ये जो होता है, इसमें मतलब ये बहुत शार्प इंपैक्ट प्लेस करता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। जैसे समर और स्प्रिंग के टाइम क्या होता है? जो कैम्बियम क्या होता है? एक्टिव होता है। फाइन, और ये प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ वुड। इसमें लाइट कलर होता है, जाइलम बहुत ज़्यादा होता है, ऑपोजिट ऑफ द ऑटम वुड। ये विंटर्स में होता है, ये क्या होता है? समर्स में, ठीक है। समझ गए? ये आपको चारों तरह के वुड के बारे में पता होना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। D is your correct answer. Next, the region in the secondary phylum that comprises of dead elements and protected by lignified walls is called as A, early wood, B, hardwood, C, sapwood or D, late wood.
लेट वुड तो तुम्हें पता है कि क्या होता है. योर करेक्ट आंसर इज बी, हार्ड वुड. लेट वुड तो पता है ऑटम वाला हो गया, अर्ली वुड हो गया स्प्रिंग वुड, पीछे बचा हार्ड वुड एंड सैप वुड, है ना. अब तुम्हें हार्ड वुड और सैप वुड के बारे में भी डिफरेंसेस पता होने चाहिए. ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट इट. ठीक है. जो तुम्हारा हार्डवुड होता है, ओल्ड ट्रीज में जो ग्रेटर पार्ट जो होता है ना सेकेंडरी जाइलम का, वो क्या होता है, डार्क होता है कलर में. ठीक है. और ये क्या होता है, हार्ड होता है. और ये रेजिस्टेंट होता है टू अटैक्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट्स. ये जो रीजन होता है ना, ये जो रीजन होता है सेकेंडरी फाइलम का, ये कंप्राइज करता है ऑफ द डेड एलिमेंट्स और ये प्रोटेक्टेड होता है बाय द लिग्निफाइड वॉल्स. ठीक है, तो इसलिए इसको हार्डवुड कहते हैं. ओके. सैपवुड में क्या होता है, जो तुम्हारा सेकेंडरी जाइलम होता है ना, वो लाइट कलर्ड होता है. क्या होता है, लाइट कलर्ड होता है. और ये हेल्प करता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. फाइन. सो जो वुड जो ग्रो करता है इन विंटर ड्यू टू सॉरी, जो रीजन होता है सेकेंडरी फाइलम का जिसमें डेड एलिमेंट्स होते हैं, वो होता है हार्डवुड. ठीक है. और ये क्या होता है, डार्क कलर का होता है और ये हार्ड होता है. ठीक है. और ये रेजिस्टेंट होता है टू अटैक्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इंसेक्ट्स. फाइन. सो बी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज हार्डवुड. Okay, I hope you are clear. We are completed with your this chapter, that is anatomy of flowering plants. Now इस यूनिट का लास्ट एक चैप्टर रह गया है, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की, सॉरी ऑफ एनिमल्स. ठीक है. अब उसकी हमने एनाटमी पढ़नी है. क्या पढ़ना है हमने उसके बारे में, उसकी एनाटमी एंड मोफोलॉजी पढ़नी है. हमने जो मोफोलॉजी थी प्लांट्स की और एनिमल्स की, वो अलग अलग करके पढ़ी है ना. पर इसमें क्या होगा, हमें इकट्ठा पढ़ना है. ये एक ही चैप्टर है, दैट इज चैप्टर 7. इसमें एनाटमी और मोफोलॉजी ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे, जिसमें फ्रॉग्स वगैरह के बारे में पढ़ा जाएगा. तो प्लीज़ इसके बारे में अच्छे से पढ़ के आना, दैट यू आर क्लियर अबाउट इट. हम ऑलमोस्ट 20-25 करेंगे, तो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स या कुछ पेजेस एटलीस्ट आप कर आना कि आपको क्वेश्चंस पता हो व्हाट वी आर डिस्कसिंग. अगर पहले मोफोलॉजी, ऑब्वियसली तो मोफोलॉजी के बारे में ही पढ़ेंगे हम, देन विल गो टू इट्स एनाटमी. पहले मोफोलॉजी ऑफ एनिमल्स ही पढ़ेंगे. तो मोफोलॉजी ऑफ एनिमल्स सबको क्लियर होनी चाहिए. आई होप सब पढ़ के आएंगे सो दैट वी कैन डिस्कस अबाउट इट. ठीक है. तो प्लीज़ ये घर जाके रिवाइज करना. आई नो थोड़ा सा ड्राई हैं ये चैप्टर्स, बट यू हैव टू डू इट. इसके बारे में पढ़ना, मेन पॉइंट्स जॉट डाउन करिए और उसको लिखिए, एंड देन उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. ठीक है. तो हर किसी का जैसे स्प्रिंग वुड का क्या फंक्शन है, ऑटम वुड, हार्ड वुड, सैप वुड, ये इंपॉर्टेंट है. तो इसके आपको मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए. ठीक है. फिर हमने कैम्बियम के बारे में पढ़ा, 2 टाइप का होता है. डाइकॉट प्लांट्स के बारे में पढ़ा, मोनोकॉट प्लांट्स के बारे में पढ़ा, इवन सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ, ये सब पढ़ा. ठीक है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. प्लीज़ इसको एक बार रिपीट कीजिए एंड देन सॉल्व ऑल द 33. 2 पार्ट्स में है, दोनों MCQs की जो वीडियोज़ हैं दोबारा रिपीट पे लगाइए आफ्टर रीडिंग इट वंस अगेन, एंड देन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. सी कि इसमें से आपके कितने गलत हैं, कितने सही होते हैं, सो दैट इट विल मेक यू मोर परफेक्ट. ठीक है. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको याद होगा, उतनी जल्दी आपके MCQs क्लियर होंगे. ओके. So wishing you all the best. Have a nice day. We'll discuss chapter 7 of this, that is the structural organization of animals, जिसमें हम morphology और anatomy पढ़ेंगे. Okay. Take care. Bye bye.